2015 से पहले वो कहते थे कि साहब नीतीश कुमार जी ने कहा है मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, है ना, और ज़िंदा है और बीजेपी के आगोश में है। अगर राजनीतिक हया बाकी है लोगों में तो उनके जुमले का इम्तिहान लेना चाहिए। आप अपने आप को किसका एजेंट मान रहे हैं? बिहार में 71,000 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें से 36,000 प्राइमरी स्कूल्स में उर्दू के टीचर नहीं है। रेशनलाइजेशन के नाम पर पर्शियन और उर्दू के प्रोफेसरों की जगह ख़त्म कर दी गई। डॉक्टरों में कुत्ते बैठे हुए हैं, हमारे बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है। कोविड में अभी लोग पैदल चल चल करके बाहर से कैसे आ गए? अगर विकास होता तो ये लोग बाहर क्यों जाते? सीमांचल में एक आबादी है, शेरशाहबादी की आबादी है, तो आपके पार्टी से क्या कोई उम्मीदवार होगा शेरशाहबादी? पूर्वजों ने मुल्क को आज़ाद इसलिए किया था, अंग्रेजों के बदन से बदबू नहीं आ रही थी। अंग्रेजों के ज़माने के बहुत सारे बने हुए पुल आज देसी इंजीनियरों के बनाए हुए पुलों से ज़्यादा अच्छे रह गए हैं। लेकिन क्या था? लोगों को स्वाभिमान था, स्वराज की सपना थी कि मेरा मुल्क होगा तो मेरा हुकूमत चलेगा। आपके बारे में जो कुछ सुना है कि एक अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, तो जिस तरह हम विश्वास करते हैं के रूप में साफ शफाफ सेहत बख्श ग़िज़ाइयत से भरपूर पानी है, तो यकीनन है कि हर साहिब बसीरत चश्म बीना जिसको सेहत से ताल्लुक़ हो वो इस साफ़ पानी को पिएगा, गंदे पानी से परहेज़ करेगा। तो बिहार में एनडीए और यूपीए की सरकार पिछले 70 साल से है और इसी बीच में एक तीसरा धुरी जो है तैयार होकर आया है AIMIM के रूप में, और बिहार में जिसका खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं अख्तरुल इमान साहब। देखा जाए पिछले बार भी 2015 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिली थी। लेकिन पिछले साल जब उपचुनाव का चुनाव हुआ, किशनगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से जीत मिली और हौसला मिला। इसीलिए जो है इस बार भी सीमांचल के इलाके में, या कह सकते हैं कि बिहार में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, और उसके खिलाड़ी अख्तरुल इमान साहब हैं बिहार में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। कई सारे सवाल हैं, जैसे कि लोग आखिर विश्वास कैसे करें, नई नई पार्टी है, बहुत सारे लोग आते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी तकलीफ़ की, दूर तक आए। क्या लग रहा है आपको कि आपकी पार्टी पे जो यहाँ की जनता है वो कैसे विश्वास करे? देखिए, पार्टी पर विश्वास करने के लिए कई चीज़ें होती हैं। अगर आप देखेंगे, नीति देखेंगे, तो तकरीबन पार्टियों की नीति एक जैसी होती है। पार्टी पर विश्वास की असल बुनियाद होती है नेता का कैरेक्टर और उसके काम करने का अंदाज़, तो उस पर लोग विश्वास करते हैं। मेरी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मेरे पार्टी के चीफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कथनी और करनी जो कुछ दुनिया ने देखी है, आज जाकर हैदराबाद में खुली आंखों से आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो अमन व सुकून है, जो इज़्ज़त है, जो तरक्की है, गरीबों की जितनी खबरगिरी है, बीमारों के इलाज के लिए जो मौक़े हैं, ये देख रहे हैं लोग। दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट में उन्होंने जिस सदाकत के साथ, जिस जुर्रतमंदी के साथ सबूत पेश किया है आईन हिंद की हिफाजत के ताल्लुक़ से, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। तीसरी बात आप ये देखेंगे कि जब वो बिहार आए तो बिहार की ये मज़लूम और बेकस आबादी, ये महरूम तबका और सीमांचल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पिछड़ापन है, उस पर उसकी गहरी और पैनी नज़र गई। तो उसने इसके निदान के लिए यहीं तक नहीं, जब सैलाब आया तो रिलीफ का भी काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और पार्लियामेंट में पहली आवाज़ अगर सीमांचल के पसमानदगी के ताल्लुक़ से किसी ने उठाई तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। तो बिहार की मज़लूम, दलित, पिछड़ी, महरूम आबादी को कहीं न कहीं से यकीन हुआ है और विश्वास हुआ है कि हमारे दर्द का मदावा, हमारी मुसीबत में राहत का सामान और हमारे मसाइल का हल अगर कोई पेश कर सकता है तो MIM पेश कर सकती है पार्टी। चुनांचे आज नौजवानों का एक जोश और जज्बा ही नहीं, बूढ़ों की दुआएं भी हमारे साथ हैं, और हम अब हालात को बदलने पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जब आप लड़ रहे थे, उसमें एक युवा तबका था और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव थे, और सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में और बहुत सारी पार्टियां जो है बहुत पैसे भी खर्च करते हैं। तो सोशल मीडिया में जिस तरह से देखा गया था, काफ़ी चर्चे थे AIMIM की सीट को लेकर के किशनगंज से, लेकिन जो सोशल मीडिया में देखने को मिला था वो काउंटिंग के दिन देखने को नहीं मिला। तो पिछले 1 साल में आपने क्या सीखा कि सोशल मीडिया ही ज़रूरी है, या रैली ज़रूरी है, या ज़मीन से जुड़ा होना ज़रूरी है? देखिए, पौधा तो वही मजबूत है जिसका रिश्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सोशल मीडिया की अहमियत को आप फरामोश नहीं कर सकते। और आपका ताल्लुक़ खुद भी
अगर इस मीडिया की अहमियत नहीं होती तो इतनी दूरी तय कर नेपाल की सरहदों से करीब से आप आए यहाँ, तो ये इसकी अहमियत है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं सोशल मीडिया के वो सारे नौजवान। चूँकि ख़ानदान की बेटी को जब चौराहे पे गाली पड़ती है तो बूढ़ा बाप थोड़ी देर के लिए मसलिहत की चादर ओढ़े चुप भी रहता है, लेकिन जवान बेटा जिसके खून में गैरत है और हरारत है फ़ौरन अपनी बहन और माँ के ख़िलाफ़ हो रही बदतमीज़ी का जवाब देने के लिए खड़ा हो जाता है। तो सोशल मीडिया में जवानों का हमारा तबका है। जवानों का यह तबका सीमांचल के साथ और बिहार के मुख्तलिफ़ तबका के साथ हो रही इन तमाम तर शरारतों से वाकिफ़ है और ये लोग मुतहरिक हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जवान बुज़ुर्गों को राह दिखाने लगा है। इन जवानों ने जो शहरों को देखा, बिहार से बाहर की दुनिया देखी, पंजाब की खेतों की हरियाली देखी, हरियाणा के किसानों की खुशहाली देखी, अपने यहाँ सैलाब की बदहाली देखी, अपनी फटी हुई तकदीर देखा, तो ये कहने लगे हैं अपने दादा को, नाना को, बाबा को कि अब्बा इन पार्टियों ने हमारी तकदीर के साथ खिलवाड़ किया है। अगर हमें आने वाली नस्लों को भलाई पहुंचानी है तो राह से हमको हटकर सियासत करनी पड़ेगी। ये नौजवान आज पीरों के पीर बन रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों को MIM से जोड़ रहे हैं। यही वजह आप देखेंगे कि जहां हम 6 सीटों पर 2015 में सिर्फ 85,000 वोट ला पाए थे, और जब पार्लियामेंट लड़े तो 2,95,000 लाए, और फिर जब ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का मामला आया तो कांग्रेस को धूल चटाया और बीजेपी को भी धूल चटाया। जो मतदाता हैं वे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एक तबका है मतदाताओं में जो ये सोचते हैं कि हम विनर को वोट दें, अपना वोट बर्बाद ना करें, और जो माहौल को देख करके जो आसपास के लोग देते हैं वे पूछ करके किसे देना है तो वे अपने बड़ों को पूछ करके उन्हें वोट कर देते हैं। और ये सोचते हैं कि विकास के नाम पे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके नाम पे हम वोट करें। तो अलग अलग पार्टी को देख करके जब वोट करते हैं तो उनमें से कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं हम वोट कटवा को तो वोट नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा होता है कि मेरा वोट बर्बाद ना हो। तो वोट कटवा का जो इमेज है ये भी समाज में एक तरह से जो है लोग सही से नहीं देख रहे हैं वोट कटवा के इमेज को। तो कुछ लोग ऐसा भी है जो AIMIM को वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं। देखिए, सवाल ये पैदा है, ये जुमले उन लोगों के हैं जिन लोगों ने मुस्लिम अक़लियत और दलितों पर जुल्म किया है, और MIM के यहाँ खड़ी होने के नतीजे में जब उनके पाँव के तले ज़मीन खिसक रही है तो कभी वोट कटवा से हमको नवाजते हैं, कभी बीजेपी की बी टीम कहते हैं, और ये बेशतर जुमले उन्हीं लोगों के होते हैं जिन लोगों के माइनॉरिटी के साथ इस्तेहसाल किया है। जदयू के लोगों को ज़रा गैरत दिलाइए, है ना। जदयू के लोग पिछली बार 2015 में जब महागठबंधन का हिस्सा थे तो बीजेपी की बी टीम कर रहे थे, और आज जदयू के लोग कहाँ हैं? बीजेपी के आगोश में बैठे हुए। इनके जुमले देख लीजिए। यही कांग्रेस के लोग कहते हैं वोट कटवा हैं, तो कांग्रेस के लोगों को वोट कटवा कहने वाले को हमने धूल चटा दी, जमानत जब्त करा दी है किशनगंज में। ये कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, जदयू के लोग इस तरह के जुमले बोला करते हैं। अभी पिछले दिनों देख लीजिए, जदयू के अक़लियत के लीडरों का ज़मीर अगर ज़िंदा है, 2015 से पहले वो कहते थे कि साहब नीतीश कुमार जी ने कहा है मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, है ना, और ज़िंदा है और बीजेपी के आगोश में है। अगर राजनीतिक हया बाकी है लोगों में तो उनके जुमले का इम्तिहान लेना चाहिए। दूसरी तरफ वो कांग्रेस जो अक्सर ये इल्ज़ाम लगाती है, जिसके जुमले आप निकाल रहे हैं, रात को कांग्रेस का MLA है, सुबह बीजेपी के पास चला जाता है। कर्नाटका का तमाशा आपने देखा है। और वक्फे से कांग्रेस बेनकाब होती थी। सन 1949 में मूर्ति रखी गई, बेनकाब हुई कांग्रेस बाबरी मस्जिद में। 50 में ताले लगे, 86 में ताले तोड़े गए, 92 में मस्जिद तोड़ी गई। तो कहा कि साहब ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, ताला लगाया हमने, कुछ शरीफ लोगों ने ताला तोड़ दिया था, कल्याण सिंह ने धोखा दिया, हम तो मस्जिद बना देंगे। लेकिन मस्जिद बनाने के वादा करने वाली कांग्रेस नरसिम्हा राव ने मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि चंद महीनों के दरमियान में वो न्यास परिषद जिसको ज़मीन नहीं थी 67 एकड़ ज़मीन दे दी। और पार्लियामेंट का फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि किसी मंदिर के तोड़ने की शहादत नहीं मिल पाई है। मस्जिद का तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, लेकिन फैसला गया बीजेपी के हक़ में, यानी राम मंदिर के हक़ में। तो बीजेपी कूदती नाचती तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन बरहना होकर रक़्स कर रही थी कांग्रेस। और ये दुनिया की तारीख़ रही है कि जब भी कोई नई तहरीक उठी है तो जो लोग उस समाज में ज़ोरदार लोग रहे, इल्ज़ाम लगाए हैं। और मैं तो साफ कहता हूँ, MIM आए और इन सौदागरों के पेट में अगर ऐठन नहीं हो तो MIM का क्या है? लड़ने को तो यहाँ लड़ी है, समाजवादी भी लड़ी है, आप भी लड़ी है,
बहुत सारे सीटों पे लड़ी है, बहुजन समाज भी की चुनाव लड़ी लड़ी है ना, कहाँ लड़ी है, लेकिन किसी के बारे में ऐठन है? ऐठन नहीं है, ऐठन मेरे बारे में है। तो इसके माने ये सबूत है कि मैं काम कर रहा हूँ। सूरज जब तेज़ किरणों से निकलता है तो चमगादड़ की आँख अंधी हो जाती है। इन चमगादड़ों को तो अंधा होना ही है, और हम लोग लड़ रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। उर्दू का कत्ल हो रहा है, कोई बोलने पर तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोगों के मुँह सी दिए गए हैं, है ना। राजद की भी ज़बान नहीं खुल पा रही है। बिहार के विद्यालयों में स्कूल में जो सब्जेक्ट है उर्दू, उनके लिए टीचर की व्यवस्था ही ख़त्म कर दिया है एक तरह से। अजीज़ों सुन लो, टीचर की व्यवस्था का नहीं, यूरोप का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसने कहा, ऑस्कर आर्नल्ड ने, कि किसी कौम को बर्बाद करना चाहो तो उसके गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसके नस्लों से उसकी मादरी ज़बान छीन लो, वो कौम खुद मर जाएगी। और मादरी ज़बान का हाल ये है कि माँ के दूध के कतरे जितनी इंसानी जिस्म के नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, मादरी ज़बान भी उतनी ज़रूरी है। और बड़ी चालाकी से खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है उर्दू। ये चकबस, प्रेमचंद और गालिब सबके आगोश में पली बड़ी ज़बान है। लेकिन आज हिंदू फ़िरका परस्ती की सियासत करने वाले लोगों ने ये समझा है कि अक़लियत के लोग ज़्यादा उर्दू बोलते हैं, इनकी तहज़ीब, इनकी तारीख़, इनकी शरीयत, इनकी तफसीर, ये सब कुछ उर्दू में है, इनको मिटा डालो। इसके लिए 2012 में पहले पर्शियन को निकाला। सेलेसानी फार्मूला रहा हिंदुस्तान में, एक मादरी ज़बान पढ़ी जाएगी, एक स्टेट लैंग्वेज होगा और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज होगा, पढ़ेंगे लोग। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि ये सेलेसानी फार्मूले को ख़त्म किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से एक ख़ास ज़बान को थोपने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पहले लोग पर्शियन भी पढ़ते थे, उर्दू मीडियम के लोग उर्दू पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के लोग हिंदी पढ़ते थे और संस्कृत पढ़ते थे। संस्कृत को तो पढ़ने की गुंजाइश रख दी गई, लेकिन पर्शियन को ख़त्म कर दिया गया 2012 में। और अब ये किया जा रहा है कि CBSE पैटर्न का तमाशा दिखाकर वो अब उर्दू को भी ख़त्म किया जा रहा है। देखो, आईने हिंद के दफ़ा 350A में इस बात की वजाहत है कि शहरियों की बुनियादी तालीम की ज़िम्मेदारी स्टेट की होगी कि वो उसको मादरी ज़बान में उसको तालीम फराहम कराए। तो जाहिर है जो उर्दू भाषी लोग हैं, अगर मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना चाहें तो सिर्फ उर्दू ज़बानदानी के नाम पर नहीं, बल्कि साइंस, जोग्राफिया, रियाजी, सारे टीचर उनको उर्दू चाहिए। एक तो बदमाशी ये की इन लोगों ने कि सारे सब्जेक्ट के उर्दू टीचर हमको फराहम नहीं कराए। यही है कि हमारे बुज़ुर्गों में जो मिल्ली गैरत है और उनकी सलाहियत अच्छी थी, वो ये थी कि मुख्तलिफ ज़बान वो पढ़ते थे। और ये नाक़िसुल अक़ल लोगों का वो है कि कम ज़बान पढ़ने से बच्चों का बस्ता हल्का हो जाएगा। दरअसल उर्दू तबके को कत्ल करने के मुतरादिफ है। अभी बिहार में 71,000 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें से 36,000 प्राइमरी स्कूल्स में उर्दू के टीचर नहीं हैं। रेशनलाइजेशन के नाम पर पर्शियन और उर्दू के प्रोफेसरों की जगह ख़त्म कर दी गई। और उर्दू के बारे में अभी ये कहा गया है कि अन्य भाषाओं के ज़ुमरे में इसको रख दिया गया है, भोजपुरी, मिथिली के भाषा में, और किसी एक भाषा का टीचर वहाँ होगा। तो जहाँ हमारे 5 बच्चे होंगे, अगर कोई मैथिली भाषी होगा तो मैथिली का तो टीचर होगा, उर्दू का नहीं होगा। जहाँ अगर 25 बच्चे उर्दू के होंगे तो उर्दू का टीचर तो होगा, तो मैथिली का नहीं होगा। तो एक साजिश ये चल रही है कि यहाँ पर कहीं न कहीं से निशाने पे मुस्लिम अक़लियत और दलित है, इनकी तालीम से। आप नहीं देख रहे कोविड में बसों पर सफ़र कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, है ना, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बड़े लोग के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चों को जाहिल रखा जा रहा है। तो ये सरकार संविधान की दुश्मन है, गरीब दुश्मन है। इसलिए इनके कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। उर्दू की कातिल है। नीतीश कुमार हिंदुस्तानी सियासत के मुनाफिक आज़म का नाम है, और हमने कई बार कहा है, आपके माध्यम से भी आपके व्यूवर्स पर ये पैगाम जाना चाहिए कि ये शख्स जो कुछ कहता है वो उसके मुताबिक नहीं करता, बल्कि RSS जो उसको गाइड करती है उसके मुताबिक सारा काम करता है। मुलाजमत को मामले को देख लीजिए, पिछले 15 सालों में जो मुलाजमत मिली है, 3% मुलाजमत भी मुसलमानों को नहीं मिली है। अभी असम्बली में तकरीबन 300 स्टाफ बहाल हुए और 2% स्टाफ भी वहाँ पर बहाल नहीं हो सका है। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये जदयू के जो दलाली करने वाले लोग हैं अक़लियत के दरमियान में, उनसे सवाल पूछो कि क्यों हो रहा है ऐसा, उर्दू का कत्ल क्यों हो रहा है। अभी जो वर्चुअल रैली हुई नीतीश कुमार जी की, जो उनकी सभा हुई वर्चुअल, देखा 6 कुर्सियाँ लगी थी, माइनॉरिटी का एक भी शख्स नहीं था। पूछो इन गैरतमंदों से, गैरत है, ज़मीर जिंदा है, इक़्तिदार में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी है। हम सत्ता से प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं कि हमें कुर्सी चाहिए और हमें इक़्तिदार का नशा हमको चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ के साथ जीने का हक़ मिले। आइन ने, दस्तूर ने जो अधिकार हमको दिए हैं उस अधिकार के साथ जिए। बुनियादी तौर पर अक़लियतों के, दलितों के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है। वो ये है कि इस मुल्क में आत्मसम्मान के साथ, इज़्ज़त नफ्स के साथ जीने का उसको हक़ मिले। दूसरा ये है कि वोट की तादाद पर यहाँ हुकूमत बनती है तो जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। ये काम हम कर रहे हैं। और
जिन जिन इलाकों का विकास नहीं हुआ है, संतुलित विकास, मतवाज़िन तरक्की के लिए वो जो इलाका जो पसमानदा रह गया है उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए, ये हमारी पार्टी कर रही है। यूपीए के लोग जो है आपको या आपके पार्टी को जो है बीजेपी का बी टीम या आपको एजेंट कह रहे हैं, बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। आप अपने आप को किसका एजेंट मान रहे हैं? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, मुझे किसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब जो 45 बरस तक बिलाशुबा कांग्रेस की ग़ुलामी की, जिसने उनको तमगा दे दिया कि बीजेपी के से आपका सांठगांठ है। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के लीडर हैं, जिसने खुद कहा कि माइनॉरिटी के खून के दाग कांग्रेस पर हैं। कांग्रेस के जुमले इसलिए हैं कि अक़लियतों का इसने वोट लिया, अक़लियतों का इस्तेसाल किया है। हम एजेंट हैं मज़लूमों के, हम एजेंट हैं महरूमों के, हम नज़रअंदाज करदा मुस्लिम अक़लियत के, जय भीम और जय मीम का दिल से नारा लगाने वाली आबादी के। वो क्षेत्र जहाँ पर विकास नहीं हुआ वहाँ विकास का चिराग जलाने के लिए हम एजेंट हैं। भारत के आइन की हिफाजत के हम एजेंट हैं, भारत के आइन को बचाने के लिए हम एजेंट हैं, एक अच्छा भारत बनाने के लिए। और हमारी लड़ाई है कि जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा अमन कायम नहीं हो सकता है, और जब तक अमन कायम नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम इंसाफ, अमन और तरक्की के एजेंट हैं, फ़िरक़ा परस्तों के नहीं। ये लोग जो हमें कहते हैं उनका चेहरा देख लीजिए कि हमारे लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे, बदल नहीं था लोगों के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह MIM एक बदल के तौर पर पेश हुआ है। एक तरफ जहरीला पानी था, दूसरी तरफ गंदा पानी जहरीला था। एक तरफ साफ़ पानी मुयस्सर नहीं था तो कम गंदे पानी को लोग पी रहे थे। अब MIM के रूप में साफ़ शफ़ाफ़ सेहत बख्श ग़िज़ाइयत से भरपूर पानी है, तो यकीनन है कि हर साहिब बसीरत चश्म बीना जिसको सेहत से ताल्लुक़ हो वो इस साफ़ पानी को पिएगा, गंदे पानी से परहेज़ करेगा। और एक बात कि आप जो है जिन उम्मीदवारों को मैदान में ला रहे हैं, कितना एश्योर है कि वो उम्मीदवार जो है चरित्रवान होगा, ईमानदार होगा, और उस पर जो है किसी भी संगीन अपराध का मुकदमा किसी भी कोर्ट में नहीं चल रहा होगा? देखिए, अब मेरे पास क्या गारंटी इस बात की है कि मेरी जो ख़बर अभी आप ले रहे हैं, मेरा बयान ये चला दीजिएगा? कोई गारंटी है? नहीं है गारंटी। लेकिन हाँ, आपके बारे में जो कुछ सुना है कि एक अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, तो जिस तरह हम विश्वास करते हैं आदमी का कैरेक्टर ही उसका सर्टिफिकेट होता है। तो हमारे पास जितने भी लोग हैं, सीमांचल के दर्द से उसके सीना मामूर है। बिहार के दूसरे हिस्सों में जो लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, दलितों के, अक़लियतों के लोग हैं, वो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम उस पर उम्मीद करते हैं। शराफत की कोई सींग पेशानी पे नहीं उगाती, रज़ील लोगों के चेहरे पे कोई काला धब्बा नहीं हो जाता। उनका किरदार, उसके माजी का किरदार उसके मुस्तक़बिल की नुमाइंदगी करता है। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमें उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद है कि हमारे उम्मीदवार जले भुने हुए लोग हैं, मज़लूमों के आगोश में जन्म लेने वाले लोग हैं। यकीनन है कि वो मज़लूमों की आवाज़ को दूर तक ले जाएंगे। सीमांचल में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि अब त्रिकोणीय हो या चौकोनीय हो, हम तो अपनी जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमको तो लगता है कि मुकाबले में हम बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो सीमांचल में एक आबादी है, शेरशाहबादी की आबादी है। तो आपके पार्टी से क्या कोई उम्मीदवार होगा शेरशाहबादी का? यकीनन हमने कहा कि शेरशाहबादी का जहाँ मेजोरिटी का इलाका है वहाँ हम अपने शेरशाहबादी को तो तरजीह देंगे, है ना। सीमांचल की पूरी पट्टी में अच्छी खासी उनकी आबादी है, हम चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी हो। एक्चुअली होता क्या है कि कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे एग्जैक्टली मोर देन 50% या ऐसा है, बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं। लेकिन पूरे सीमांचल को मिला के अगर देखा जाए तो कई सीट के हिस्सेदारी में उनका हक बनता है। बिल्कुल। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर कि उनको जो है शेरशाहबादी को टिकट देंगे आप? आना चाहिए, उनको आना चाहिए, टिकट का तलबगार होना चाहिए उनको आना चाहिए। अगर मैं दिल खोल कर बैठा हूँ उसके लिए। अगर कोई जो क्षमतावान नेता है, जिसके अंदर क्षमता है, अगर वो चाह रहे हैं कि हम जो है ये सवाल अजीज़म आप उनसे भी जाके कीजिए कि MIM का चिराग दबते बुझते आज 5 सालों से रोशन है। आप कहाँ बैठे हुए हो अब तक? आपको जाना चाहिए, इस चिराग में तेल डालना चाहिए, चिराग की लोगों को तेज़ करनी चाहिए। सबसे पहले बांग्लादेशी का निशाना आप ही को बनाया गया है। NPR NRC में सबसे बुनियाद आप ही को बनाया जाता है ना। गर्चे हरचंद के पूरे मुसलमानों के लिए मसला है, तो इसलिए आपको उठना चाहिए और इसकी ताकत को इजाफा करना चाहिए। मैं आपके ज़रिए से उनको पैगाम देना चाहता हूँ। अब अंत में क्या अपील करना चाहेंगे बिहार की जो जनता है उनसे कि AIM को लोग क्यों चुने? देखिए, जो लोग दूसरी पार्टियों से चुनकर जाते हैं वो पार्टी के असीर बन जाते हैं, मजबूर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग ग़ुलाम बन जाते हैं। वो हमारे लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाते। उर्दू का गला दबाया गया,
नहीं बोल पा रहे हैं जदयू के लोग। हम चाहते हैं कि ताबेदारी की सियासत से निकलो, हिस्सेदारी के लिए कदम आगे बढ़ो। एक्चुअली और जो दीगर पार्टियां हैं उनके पास जब हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो बात करते हैं, एक फ़ैशन हो गया है, जो विकास शब्द है वो एक फ़ैशन हो गया है। लेकिन जब आपके पास पहुंचा, आपसे बात करने लगे, तो नहीं, आप हिस्सेदारी पे ज़्यादा ध्यान दिए। नहीं, मैं विकास मेरा बुनियाद है। मैंने सीमांचल के पसमानदगी के ताल्लुक से जो बातें की, कहाँ हुआ विकास? ये नाबीना लोगों को विकास कहाँ नज़र आता है? डॉक्टरों में कुत्ते बैठे हुए हैं, हमारे बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है। कोविड में अभी लोग पैदल चल चल करके बाहर से कैसे आ गए? अगर विकास होता तो ये लोग बाहर क्यों जाते? और अभी कोविड का जो इलाका रेड जोन रहा है, वहाँ हमारे मजदूर चले गए हज़ारों गाड़ियों में। अगर विकास यहाँ पर होता तो अपने बाल बच्चों को छोड़कर मौत के मुंह में क्यों जाते? विकास कहाँ से हुआ है? यहाँ पर 800 रुपये मक्का बिक रहा है और हार्ट अटैक करके हमारा किसान मर रहा है, तो विकास कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर आज भी हमारे आबादी के अनुपात में ना हमको नौकरी मिली, ना हमारे बच्चों को तालीम मिली, ना बीमारों को दवा मिल पा रही, तो विकास कहाँ हो रहा है? चंद सड़क और पुल पुलियों का नाम विकास नहीं है। विकास एक इंसान की मादी ज़रूरत की तकमील का नाम है। आज यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, आज घनी नदियों में पुल नहीं है। महानंदा नदी यहाँ से 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर पश्चिम है, आप जाके देख लीजिए, और वहाँ पर 50 किलोमीटर पर कोई पुल नहीं है। और वही गंगा नदी है जहाँ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर पुल बन रहा है। विकास हो रहा है, चिन्हित जगहों पर विकास हो रहा है। सीमांचल का शोषण और दोहन हो रहा है। आज से 15 साल पहले 1 बीघा ज़मीन रजिस्ट्री करता था आदमी का तो 2000 खर्च पड़ता था, और आज 50,000 रुपया खर्च पड़ रहा है। लोगों से टैक्स वसूले जा रहे हैं। प्रदेश में कमाया हुआ हमारा आदमी टैक्स, वो पैसा कमा के लाता है और सरकार दोहरा टैक्स वसूल करती है। रंगदानी के नतीजे में जो बालू रेत का जो एक ट्रेलर वो 1500 रुपये में मिलता था, और आज 3000, 3500, 4000 में खरीदना पड़ रहा है। हर जगह सरकार की रंगदारी है। ऑफिसों में जाके देखिए, अफसरशाही का इतना नंगा नाच हो रहा है कि उनका खुद जो एमपी और एमएलए है वो डीएम एसपी से और बीडीओ से बात करने के लायक नहीं रह गया है। नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा अगर किसी का गला घोटा है तो लोकतंत्र का गला घोट दिया है। हमारे पूर्वजों ने मुल्क को आज़ाद इसलिए किया था, अंग्रेजों के बदन से बदबू नहीं आ रही थी। अंग्रेजों के ज़माने के बहुत सारे बने हुए पुल आज देसी इंजीनियरों के बनाए हुए पुलों से ज़्यादा अच्छे रह गए हैं। लेकिन क्या था? लोगों को स्वाभिमान था, स्वराज की सपना थी कि मेरा मुल्क होगा तो मेरा हुकूमत चलेगा। जब जनता की हुकूमत है तो जनता को मानो सम्मान मिलना चाहिए। दलालों का मानो सम्मान है और अफसरशाही का नंगा नाच है। जनप्रतिनिधि प्रताड़ित है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इसे आप विकास कर रहे हैं। इस बार भी अररिया को जो है बाढ़ग्रस्त की सूची में नहीं रखा गया, जबकि पहले ही बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई थी अररिया में। अरे भाई, अभी तो रिपोर्ट आई है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है अररिया का, है ना? अरे माफ़ कीजिए, मुझे बात कह लेने दीजिए कि सिर्फ पलायन ही मजदूरों का नहीं हो रहा है, बल्कि सीमांचल की बेटियां भी दिल्ली के बाजारों में बिक रही हैं। इसको अगर विकास कहते हैं, ये बेशरम लोग, अगर उनको शर्म नहीं है तो ये कहें उनको विकास, जिनकी बेटियां बाजारों में बिक रही हैं। ये विनाश की जगह पर हमको ला दिया है कि आज 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन के बगैर हमारा चूल्हा नहीं जल सकता है। ये विकास हमारा हुआ है। किशनगंज के ही एक विधायक हैं, कोचा धमन के विधायक मास्टर मुजाहिद हैं। 4G विधायक कहते हैं लोग उन्हें, कुछ लोग कहते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि AMU के मुद्दे पर कि बदहाल है, आप ही की सरकार है, आपके सहयोग से केंद्र में भी सरकार है, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें होने लगी है, ये बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या बहाना करेंगे नीतीश कुमार? इनके आका के पास तो जवाब ही नहीं, तो इनके जवाब ये गली के बच्चे क्या जवाब दे पाएंगे? इनके आका के पास जवाब नहीं है। और महानंदा के उस इलाके में जो मेरे ज़माने में जहाँ ज़मीन हम लोगों ने लड़कर फराहम कराई, मौलाना मरहूम को अल्लाह मग़फ़ूर को जन्नत दे, पूरी अवामी तहरीक उठी थी, ज़मीन दिलाई, उस वक्त यही लोग, जदयू के लोग विरोध कर रहे थे। नीतीश कुमार जी कभी 1 टुकड़े में, कभी 2 टुकड़े में, कभी 3 टुकड़े में ज़मीन दे रहे थे, कभी 100 एकड़ दे रहे थे, कभी 125 एकड़ दे रहे थे। अवामी तहरीक की वजह से ज़मीन आई। तो आज जदयू का विधायक भी उस क्षेत्र का, जदयू की हुकूमत दिल्ली में भी और जदयू की हुकूमत पटने में भी। तो अब फिर सच को आँच काहेगा? अब तो हो जाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी। इतना कुछ काम हो रहा है तो जरा उनको आईना नहीं दिखाए कि उसी के साथ कुछ दिन पहले उसका ज़मीन मिली थी वहाँ वानमबाड़ी में, केरल में। वहाँ जितना काम होता काम करा लो, है ना? वहाँ तो हुकूमत, उनकी केंद्र वाली हुकूमत तो नहीं है, तो वहाँ इतना काम हो गया, यहाँ क्यों नहीं काम करा पा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।